रहा है टैक्स महाकुंभ। यहाँ पे हम टैक्स के हर एंगल से 360 डिग्री एनालिसिस कर रहे हैं और इस सेगमेंट में हम फोकस करने वाले हैं शेयर मार्केट से जुड़े टैक्स एंगल्स, चाहे वो ट्रेडिंग पे टैक्स एंगल्स हो, टैक्स बचाने के इंस्ट्रूमेंट्स हो। और हमारे साथ ढेर सारे पैनलिस्ट जुड़ भी रहे हैं। अभी इस समय ऑफकोर्स फिरोज अजीज़ आनंद राठी से हमारे साथ हैं और हमारे साथ सुनील गर्ग भी जुड़ रहे हैं जूम पे। चलिए बातचीत को आगे लेके चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिरोज, ये देखिए ट्रेडिंग का माहौल है। अभी हम थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे कि शेयर मार्केट में बहुत ज़बरदस्त गहमा गहमी हो रही है। कई बार लोग, मैं ट्रेडर के एंगल से बात करता हूँ और उसमें हम पहले एफएनओ के साइड में बात कर लेते हैं। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड जो करते हैं लोग बहुत अग्रेसिवली, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, उसमें टैक्स एंगल कितना है, कितना टैक्स लगता है, और वो जो इनकम हमारी एफएनओ और ट्रेडिंग से आती है उसका टैक्स में, हमारी पूरे साल की इनकम में उसका क्या एडजस्टमेंट होता है टैक्स पे? देखिए, बिजनेस इनकम मार्जिनल टैक्स रेट पे होती है। ओके, क्योंकि वॉल्यूम्स इतने ज़्यादा हैं तो जाहिर सी बात है सेक्शन 44 AD भी नहीं चलता उसमें, क्योंकि वॉल्यूम्स की वजह से आपकी वो 3 करोड़ की लिमिट भी ब्रीच हो जाती है जो सेक्शन 44 AD है। पॉइंट मैं ये कहना चाहूँगा कि बिजनेस इनकम जो भी है आपके, वो मार्जिनल टैक्स रेट पे है आपके। बट एक चीज़ ज़रूर है कि उस बिजनेस के लिए आपने जो भी एक्सपेंस किया वो डिडक्टेबल ज़रूर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी इससे आपने किसी दोस्त से एडवाइजरी ली उस बिजनेस करने के लिए, कुछ आपने उसके लिए कोचिंग ली, ट्रेनिंग ली, तो वो एक्सपेंस अगर डायरेक्टली उस बिजनेस के माध्यम के लिए यूज हो रहा हो तो उसमें वो डिडक्टेबल जरूर है, बट मार्जिनल टैक्स रेट लगती है। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जो इंडिया के टॉप ट्रेडर्स हैं वो एक लूप होल यूज कर लेते हैं। दुबई और इंडिया के बीच में एक डुअल टैक्सेशन ट्रीटी है जो कहती है कि अगर आप दुबई में बैठ के बिजनेस इनकम यहाँ जनरेट करते हैं और अगर आपके पास यहाँ ऑफिस ना हो तो आपकी ट्रेडिंग इनकम, बिजनेस ट्रेडिंग जो आती है बिजनेस इनकम कहलाई जाती है, वो दुबई में टैक्स होगी और दुबई में जीरो ही नहीं है। तो ये जो डुअल टैक्सेशन ट्रीटी की वजह से जो टॉप 1000 ट्रेडर्स होंगे, 10,000 ट्रेडर्स होंगे इंडिया के, वो कहते हैं दुबई में रह जाता हूँ। दुबई में भी इतने इंडियन है, देश जैसा ही लगता है, थोड़ा क्लीनर इंडियन सिटी लगता है। मैं भी हाल ही में दुबई में था, मुझे कोई बता रहा था फिरोज अजीज आके गए, कुछ लोगों से मिले तो मुझे बताया उन लोगों ने कि अभी 2 दिन पहले फिरोज अजीज आए थे, कुछ बहुत अच्छे आइडियाज देखे गए। एनीवेज, बट मजाक आजकल वहाँ ये चल रहा है कि दुबई जो है वो मुंबई का सबब बन गया है, तो वहाँ पर ट्रेडिंग हुई। ये पॉइंट जो आपने बोला, ये कब हुआ और क्या ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली भी यूज़ होना शुरू हुआ या अभी अर्ली डेज हैं इस पॉइंट के जो आपने बताया? अर्ली डेज नहीं है, बट ये यूज होना और बढ़ गया जब बड़े लोगों पे सरचार्ज बहुत बढ़ा दी गई। देखिए, आप अगर इनकम टैक्स की स्लैब को मॉडिफाई ना करके, चलो 10, 20, 30% की स्लैब है, आपको अगर स्लैब बढ़ानी थी तो 40 की स्लैब बना देते। अगर आप सरचार्ज को 39% पे ले गए, ऑफ कोर्स इस बजट में कम कर दिया गया लास्ट बजट में, बट आज भी 39% की टैक्स है। अगर हम 39 एज अ गवर्नमेंट 39% की टैक्स लेना चाहते हैं, बट अगर उसमें से एक 1/5 लोग चले जाएं तो कहने को 39 ले रहा हूं, बट 39 ले रहा हूं मैं कम लोगों से, क्योंकि फ्लाइट ऑफ HNI, अल्ट्रा HNI काफी बढ़ गया है इंडिया में। स्पेशली सरचार्ज जो इंक्लूड हुआ ना, उसमें एक इंसान को थोड़ा चीटेड फील होता है, क्योंकि आपने स्लैब नहीं बढ़ाई, सरचार्ज 39% कर दिया। और सरचार्ज एज अ नेचर थोड़ा मोमेंटरी होना चाहिए। और जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था तब वित्त मंत्री ने कहा था कि मैं 75 इयर्स की इंडिपेंडेंस के साल में इसको वापस रिकंसिडर करूंगी, और रिकंसिडर किया गया, बट आई थिंक वो जेनरसली नहीं रोल बैक हुआ। नहीं हो पाया, राइट। नहीं, बहुत अच्छी बात आपने बताई है हमारे व्यूअर्स के लिए, स्पेशली जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड ज़्यादा एक्टिविटी कर रहे हैं। अब सब बढ़ते जा रही है, सबकी एक्टिविटी लार्ज हो रही है। हमारे साथ मणिकंदन एस अय्यर भी जुड़ रहे हैं, जो मैनेजर हैं क्लियर टैक्स में। मैं आपके पास आता हूँ मणिकंदन जी। एक छोटा सा पॉइंट फिरोज, आपने जो बताया, क्या ये एफएनओ ट्रेडिंग पे ही है या ये कैश बेस्ड ट्रेडिंग पे भी ये जो एक अपने एडवांटेज के लिए ट्रेडर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, दुबई इंडिया का जो आर्बिट्राज बताया आपने? इट डिपेंड्स ऑन फाइल में आपने कैसे, कैश की भी काफी लोग उसको स्टॉक इन ट्रेड यूज करके बिजनेस इनकम गेन करते हैं। फरवरी 2016 में एक सर्कुलर लाए थे CBDT कि अगर आपने कोई भी इंस्ट्रूमेंट 1 साल के लिए
होल्ड किया और उसके ऊपर होल्ड किया, तो इसको आप अगर बिजनेस करार देना चाहते हैं तो बिजनेस करार दे सकते हैं, या फिर अगर आप इसको कैपिटल गेन काउंट करना चाहते हैं तो कैपिटल गेन काउंट कर सकते हैं। कंसिस्टेंट होना जरूरी है। टू आंसर योर पॉइंटेड क्वेश्चन, अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग को भी अपना बिजनेस करार दे चुके हैं तो ये उस पे भी एप्लीकेबल। तो मतलब जरूरी नहीं है कि आप कैश ट्रेडिंग, कैश करिए, एफएनओ में करिए, डिलीवरी लिए ट्रेडिंग करिए, बट आपकी बिजनेस इनकम अगर आप दिखा रहे हैं तो आप और आपका लार्ज लेवल पे काम हो रहा है तो आप। और एक कंडीशन वापस याद करना चाहूंगा, अगर आपकी एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में ना नहीं हो तो। ठीक है, बहुत शानदार पॉइंट। आज हो क्या रहा है कि हमारे जितने भी टैक्स एक्सपर्ट्स आ रहे हैं वो सिर्फ ज्ञान वृद्धि की बातें भी के अलावा प्रैक्टिकल पॉइंट्स भी बता रहे हैं। अभी बांगर साहब बैठे थे आपके पहले, वो भी दो चार बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल पॉइंट्स बताए गए। नए लोग जो जुड़ रहे हैं, जब अपनी नौकरियों स्टार्ट कर रहे होते हैं तो अपने एम्प्लॉयर के साथ नेगोशिएट करके फाइनल स्ट्रक्चर को फाइनलाइज करने में आप कुछ ऐसे चेंजेस ला सकते हैं जो आपके लिए टैक्स बचाएं। आप अपने हमारे शेयर मार्केट, मणिकंदन जी ये बताइए कि जो दो तरह के शेयर मार्केट पे हम लोग फोकस कर रहे हैं, अभी उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, कि एक तो हो गई इनकम फ्रॉम ट्रेडिंग। अगर मैं फुल टाइम इन्वेस्टर नहीं हूँ, फिरोज बता रहे थे ये फुल टाइम ट्रेडर्स और वो लोग जो अपनी इनकम को ट्रेडिंग इनकम से दिखा रहे हैं। मैं पार्ट टाइम ट्रेडर हूँ, इन्वेस्टर हूँ। आजकल बहुत सारे सोशल मीडिया पे आपको लोग दिखेंगे जो पार्ट टाइम कुछ और करते हैं और ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग भी करते हैं। तो ये जो इनकम मेरी बन रही है और कुछ में लॉस हो रहे हैं, कुछ में प्रॉफिट्स हो रहे हैं, तो नेट नेट उसका ट्रीटमेंट मेरी अदर इनकम के साथ कैसे होगा? मैं एक सैलरीड आदमी हूँ या बिजनेसमैन हूँ, मैं पार्ट टाइम ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करता हूँ, तो टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होता है? सर, अगर आपका एक्टिव ट्रेडिंग एक्टिविटी इक्विटी में है तो वो ज़्यादा सिंपलर है, क्योंकि लाइक सर सेड, यू हैव अ चॉइस टू डिसाइड क्या वो बिजनेस इनकम जैसे रिपोर्ट करना है या कैपिटल गेन्स इनकम। हम रेकमेंड करते हैं आप कैपिटल गेन्स ही रिपोर्ट कर दीजिए। अगर आप एक दो ट्रेड लेते हैं इंट्राडे में, फिर भी आप कैपिटल गेन्स ही रिपोर्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर शॉर्ट टर्म है तो आपका टैक्स 15% का होता है, एंड अगर वो लॉन्ग टर्म है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में, then it is only 10%, वो भी after giving you a benefit of 1 lakh on long term capital gains। अगर एक सैलरीड इंडिविजुअल है, साथ साथ उनका इनकम कंप्यूटेशन में कैपिटल गेन्स भी है, तो दिस इज बाय फार द बेस्ट ऑप्शन फॉर देम। अगर आप बिजनेस इनकम रिपोर्ट कर देते हैं एंड इफ यू हैव टेकन ट्रेड्स इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, वहां पर आपका टर्नओवर भी चेक करना पड़ेगा, सो दैट अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ के नीचे है देन यू कैन ऑप्ट आउट ऑफ टैक्स ऑडिट। अगर 10 करोड़ से और भी ज़्यादा बन गया तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको टैक्स ऑडिट करना पड़ेगा, बैलेंस शीट, बुक्स, P&L, ये सब कुछ इन टर्म्स ऑफ कंप्लायंस बहुत महंगा हो जाएगा आपको। ओके फाइन। सुनील गर्ग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो जूम पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग सुनील जी, आपका भी स्वागत है। सुनील जी ये बताइए कि ये हम इनकम्स की बात कर रहे हैं और ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं उस इनकम पे मार्केट रिलेटेड। तो हमने ट्रेडिंग की बात की, इन्वेस्टमेंट्स की बात की, पार्ट टाइम ट्रेडर की हमने बात की, फुल टाइम ट्रेडर की बात की, म्यूचुअल फंड्स से जो इनकम हो रही है उसको मैं, कुछ लोग गलती कर बैठते हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट है म्यूचुअल फंड, लेकिन उसको शॉर्ट टर्म ट्रेड करने लगते हैं, ऊपर में बेच रहे हैं म्यूचुअल फंड, नीचे में खरीद रहे हैं। क्या ये सही बात है? उसका टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होगा, क्या नुकसान हो सकते हैं? इस पर थोड़ा राय दीजिए। देखिए, म्यूचुअल फंड में बड़ा यूनिक फीचर है। अगर आप म्यूचुअल फंड्स इक्विटी ओरिएंटेड है या यूनिट बिजनेस ट्रस्ट वाले म्यूचुअल फंड है तो उनका ट्रीटमेंट दूसरा है, और अगर आप डेट म्यूचुअल फंड है उनका ट्रीटमेंट दूसरा है। पिछले बजट में वित्त मंत्री जी ने एक और बात कही थी कि अगर आपका डेट म्यूचुअल फंड होगा तो उस पर हमेशा आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना होगा। जहां तक सवाल है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के लिए, तो जैसे बताया कि अभी 10% और 15% का रेट है उसमें, कि अगर आप विद इन ईयर उसको बेचते हैं तो 15%, अदरवाइज उसका 10% अगर लिस्टेड है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो म्यूचुअल फंड की ट्रीटमेंट बिल्कुल ही अलग है। वहां पर आपको अगर आपकी डिविडेंड इनकम है तो ऑफ कोर्स आपको डिविडेंड टैक्स देना है। अगर आप उसको स्विच कर रहे हैं तो आपको उसको टैक्स कैपिटल गेन की तरह देना। बिल्कुल, तो ये है तरीका म्यूचुअल फंड में अगर आप निवेशित हैं तो उसमें आप कैसे टैक्स बचा सकते हैं। तो हम मार्केट में, अगर आप मार्केट पार्टिसिपेंट हैं, आप एफएनओ में या फिर आप म्यूचुअल फंड में आप मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, तो फिर किस तरीके से आप बचा सकते हैं पैसे, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। सुनील जी, एक सवाल होगा मेरा यहाँ पर आपसे,
एफएनओ में जो भी एफएनओ के जरिए जो भी इनकम होती है, क्या वो भी आपके इनकम में ही मानी जाती है, इंडिविजुअल इनकम के उसमें ही इसको शामिल किया जाता है, या फिर वो अदर सोर्सेज में आता है जो भी आपको आमदनी एफएनओ के जरिए हो रही है? देखिए, फ्यूचर ऑप्शन और डेरिवेटिव को लेके स्पेशल प्रोविजन सरकार ने दे रखा है कि वो हमेशा बिजनेस इनकम मानी जाएगी, पहली बात तो। अब चूंकि वो बिजनेस इनकम है तो आपको बिजनेस के सारे प्रोविजन उस पर लगते हैं, और आपको अगर लॉस होता है तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। आपको कैपिटल गेन से उसकी एडजस्टमेंट भी नहीं मिलती है, तो आपको ये यूनिक फीचर ध्यान में रखना है। और जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, फिरोज जी ने भी बताया कि बहुत सारे लोग आर्बिट्राज कर रहे हैं, पर आपको टीटीए को भी ध्यान में रखना है। और अगर आपका परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट पीई बन गया तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है, और आपको डीम्ड रेजिडेंसी का जो नया कंसेप्ट मैडम लेके आई है उस पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो वो तलवार की धार पर चलने वाला एक प्रोविजन है, उसको इतनी आसानी से हम सोचें कि आप आर्बिट्राइज कर लेंगे तो वो भी बड़ा मुश्किल सा काम होता है। दूसरी बात, जैसे ही आप बिजनेस इनकम में जाते हैं तो बुक्स ऑफ अकाउंट आपको मेंटेन करनी है, 10 करोड़ की ज्यादा टर्नओवर है, आपको टैक्स ऑडिट भी करवाना है। ऑफ कोर्स उसके नियम, आपको लॉस का बेनिफिट मिलता है, आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। कैपिटल गेन में उसकी एडजस्टमेंट नहीं होती है। ऐसे ही अगर इंट्राडे आप कर रहे हैं तो उसका एक स्पेशल फीचर है। अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो वो हमेशा स्पेकुलेटिव बिजनेस माना जाएगा, उसको नॉर्मल बिजनेस के लॉस से एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, उसकी एडजस्टमेंट दूसरी है। और अभी जैसे मेरे पैनलिस्ट ने बताया है कि कैपिटल गेन को लेके भी, एक्सचेंज की ट्रेडिंग को लेके भी सरकार ने कहा था कि अगर आप 1 साल ज्यादा होल्डिंग रख रहे हैं तो 2016 का जो सर्कुलर है उसमें आप डिसाइड करेगा इन्वेस्टर कि मुझे बिजनेस इनकम में जाना है या कैपिटल गेन में जाना है। लेकिन इंडिविजुअल्स के लिए हम हमेशा सलाह देते हैं कि वो कैपिटल गेन में रहे, क्योंकि आपको लोअर टैक्स का बेनिफिट सरकार ने दे रखा है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करना जरूरी है, और फिरोज हमारे साथ बैठे हुए हैं, एकदम परफेक्ट मैन है वो उस जवाब के लिए। फिरोज, देखिए हमारे भारत में करीब 8-9 साल से रैली चल रही है, और हम सभी के रिलेटिव फ्रेंड्स अब्रॉड हैं, कुछ इंडियन ओरिजिन लोग जो बहुत अच्छा कर रहे हैं वहाँ, वो वापस देखते हैं यहाँ पे कि यार हमारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं इन्वेस्टमेंट वाले तो चल नहीं रहे उतने, यहाँ पे तुम्हारे यहाँ म्यूचुअल फंड भी चल रहा है, मार्केट भी चल रहा है, उनका मन करता है यहाँ पैसा लगाने का। तो जो HNIs या फिर NRIs जो हैं बाहर, वो इंडिया में अगर क्या कहते हैं इन्वेस्ट करने लगे तो वो वाला, अगर मुझे टैक्स एंगल बताइए, उनकी टैक्स कहाँ पे होगी आमदनी, और क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए उनको, NRIs को जो बाहर बैठे हैं, उनकी इनकम बाहर हो रही है बट इन्वेस्ट यहाँ करना चाहते हैं। अब इस टॉपिक पे आने से पहले एक प्रीवियस टॉपिक पे, बिजनेस इनकम पे, जैसे हमने पढ़ा भी था, वित्त मंत्री सेबी ने कहा था कि 90% डेरिवेटिव ट्रेडर्स लॉस करते हैं। करेक्ट। बट सेक्शन 73 के प्रावधान के हिसाब से बिजनेस लॉस जो है वो उस साल में कैपिटल गेन को ऑफसेट कर सकता है। तो जैसे सर ने कहा, सुनील सर ने कहा कि कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये काफी लोगों को पता नहीं है कि बिजनेस लॉस जिस साल में आपको हुआ है उस साल में कैपिटल गेन को भी सेट ऑफ कर सकता है। इसका क्या मायने है? अगर समझो मेरा बिजनेस लॉस ऑप्शन से हो गया और मैं इतनी सारी अनरियलाइज्ड कैपिटल गेन पे बैठा हूं, तो काफी बार आपको ये करना चाहिए कि देखना चाहिए कहां मैं प्रॉफिट बुक करूं, क्योंकि मेरे बिजनेस लॉस कैरी फॉरवर्ड अगरचे हो गए फिर बिजनेस लॉस को ही सेट कर पाएंगे। वरना इस साल में तो मैंने किसी से बात की, उन्होंने कहा उनके बहुत बिजनेस लॉस थी कहीं से, राइट, डेरिवेटिव से ही थी क्योंकि उन्होंने ट्रेडिंग चालू कर दी थी, राइट। तो उनकी जो कैपिटल गेन अनबुक्ड थी इतनी ज्यादा थी, तो मैंने कहा सर थोड़े तो बुक करें, एक स्कीम से दूसरी स्कीम में जाएं, ये स्कीम भी खराब है। उस दौर में आपकी कैपिटल गेन रियलाइज हो रही है, 5-5 साल से कैपिटल गेन एक्यूमुलेट करे जा रहे हो, तो उसको एक बार बुक करो और सेट ऑफ कर लो, बिकॉज सेक्शन 73 एक लेजिटिमेट प्रोविजन आपको अवेलेबल है। नाउ कमिंग टू NRI, अगर हम NRI की बात करें तो NRI के इंडिया के इन्वेस्टमेंट के 2 प्रॉब्लम होते हैं, दो पहलू होते हैं, प्रॉब्लम नहीं कहूंगा। एक होता है रिपैट्रिएशन और दूसरा रिपैट्रिएशन एंड फॉरेन करेंसी रिस्क, राइट। वो एक हमेशा एक NRI सोचता है कि इंडिया की मार्केट तो अच्छी चल रही है बट रुपी डिप्रिशिएट होता जाता है, क्योंकि उन्होंने देखा हुआ है 40 का भी था, आज 42 का, 82 का भी है और 100 का भी होगा, बिकॉज फाइनेंस के हिसाब से डिप्रिशिएट होनी चाहिए हाई इंटरेस्ट रेट करेंसीज। वो एक प्रॉब्लम होता है NRI के लिए। दूसरा ये होता है कि टैक्स कहाँ लगेगी और कितनी लगेगी, और तीसरा पहलू भी है TDS लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर आप NRI हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आपको, अगर इंडिया में इन्वेस्ट करना है तो आपको अपनी कंट्री से, जो डोमिसाइल कंट्री है उससे, इंडिया से डायरेक्ट ड्यूअल टैक्सेशन ट्रीटी है कि नहीं है, अगर है तो उसको पढ़ना है। वो पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आता है कि अगर मैंने इंडिया में इन्वेस्ट किया,
मैं दुबई का एग्जांपल दे रहा हूँ, दुबई सिंगापुर में हमारे बहुत टैक्स लॉसेस होती हैं, 2 ड्यूअल टैक्सेशन ट्रीटी, और एक ऑनेस्ट टैक्स पेयर के हैसियत से मुझे अफसोस होता है कि ये 2 ड्यूअल टैक्स ट्रीटीज आर सो लिबरल कि आप अगर दुबई की TRC करके एक आता है, टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट, अगर वो आप TRC दुबई में ले लेते हैं और म्यूचुअल फंड को सबमिट कर देते हैं कि मेरे पास TRC है, तो आपकी TDS भी नहीं लगती, क्योंकि आपके म्यूचुअल फंड्स भी इंडिया में टैक्स फ्री हैं। करेक्ट, राइट। सो टू आंसर अ पॉइंटेड क्वेश्चन, हर NRI की स्टेटस अलग है क्योंकि वो दूसरे देशों में रहता है, तो एक ड्यूअल टैक्सेशन ट्रीटी है कि नहीं, उसके न्यूआंसेस क्या हैं, ये पढ़ना जरूरी है। और गिफ्ट सिटी के माध्यम से आज की डेट में काफी लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स को इंडिया में कर सकते हैं और डिनोमिनेशन डॉलर हो सकती है, और वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। NRI है, आप रुपी में कन्वर्ट नहीं करना चाहते हैं, रिपैट्रिएशन को इजी रखना चाहते हैं और डॉलर डिनोमिनेशन रखना चाहते हैं, तो गिफ्ट सिटी बहुत पॉपुलर होने वाला है और काफी सारे इंडियन म्यूचुअल फंड्स अपनी प्रोडक्ट्स को गिफ्ट सिटी के माध्यम से ऑफर कर रहे हैं। अब इसमें गोल्ड पर जो टैक्स लगता है वो भी थोड़ा आपसे मणिकंदन जी आपसे समझना चाहेंगे, उसका थोड़ा टैक्स एंगल आसान भाषा में दर्शकों को समझाइए कि जो गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, या फिर उसके थ्रू सेविंग करना चाह रहे हैं, तो उनको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? By very generally, gold is not a capital asset. That is how they say. That is with respect jewelry. Jewelry capital asset नहीं है. बट इस पॉइंट को लेके ज्यादातर लोग ये कर रहे हैं कि डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं. अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो अलग है, बिकॉज गवर्नमेंट इटसेल्फ हैज टोल्ड आप SGBs में इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि आपका पैसा इन्फ्लेशन बीट करेगा. एंड अगर आप 8 ईयर्स तक होल्ड करेंगे तो वो मेच्योरिटी प्रोसीड्स जो है उसमें टैक्स नहीं लगेगा. अभी ये रेगुलेशन इतना वेग है, ज्यादातर लोग ये एडवांटेज ले रहे हैं कि गोल्ड में, डिजिटल गोल्ड में रोज ट्रेड कर रहे हैं. तो अभी इंडस्ट्री में भी ऐसा डिवाइडेड ओपिनियंस है. कुछ लोग ये कैपिटल एसेट के डेफिनेशन को लेकर ऐसे कर रहे हैं कि नो, दिस इज नॉट अ टैक्सेबल ट्रांजैक्शन, दिस इज नॉट इवन अ ट्रांसफर, ये ट्रांसफर नहीं है. तो अगर आम आदमी ऐसा ट्रेड कर रहा है रोज 10 रुपए कर रहा है, 20 रुपए कर रहा है, 100 रुपए में कर रहा है, तो उनका इंटेंशन ये नहीं है कि कुछ इन्वेस्टमेंट करके उसका बढ़ा सकते हैं. इमीडिएट गेन देखने के लिए वो लोग कोशिश कर रहे हैं. तो हियर गवर्नमेंट विल हैव टू कम आउट विद अ प्रॉपर रेगुलेशन. बट इन आवर व्यू पॉइंट हम ये एडवोकेट करते हैं कि अगर आपने कुछ डिजिटल गोल्ड में ट्रेड किया, कुछ प्रॉफिट बुक कर लिया, लॉस बुक कर लिया, तो उसको भी कैपिटल गेन्स के तरफ से ट्रीट करके डिस्क्लोज कर दीजिए. क्योंकि अगर 2 साल के बाद कुछ रेगुलेशन आता है तो then it might become very difficult for you. Right. एक क्विक सवाल मेरा आपसे इस बात पे, एक प्रैक्टिकल पॉइंट है. कई बार क्या है कि कुछ गोल्ड आपके घर में है जो आपके दादी नानी दे गई हैं, और वो अब आप जो है उसका किसी काम का है नहीं, प्रोडक्टिव एसेट नहीं है, मैं उसको बेचने जाऊं, वो 30-40 साल पुराना गोल्ड है और उसकी तो रसीद भी नहीं होगी मोस्टली. तो अगर मैं उसे बेचने जाऊंगा तो उसका इनकम का क्या इम्पैक्ट आएगा? क्या मुझे मेरी इनकम में जोड़ दिया जाएगा? उस पर कैपिटल गेन्स कैसे वो होगा? उसके लिए कैसे पेपर वर्क करना चाहिए? सर, इन सेम पॉइंट, अगर वो आपका पर्सनल ज्वेलरी है, अगर आप घर में किसी इवेंट में यूज किया है, नहीं तो एज पार्ट ऑफ वेडिंग यू गेट इट एज एन इनहेरिटेंस, तो दोज आर नॉट कैपिटल एसेट. बट अगेन द लाइन इज वेरी ग्रे. मेनी पीपल टेक एडवांटेज ऑफ दिस. बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि मैंने कुछ 1 kg का गोल्ड कहीं से मिल गया मुझे, एंड ऐसे आर्ग्यू करते हैं कि ये मेरा पर्सनल एसेट है, तो इसके वजह से इट इज नॉट लायबल फॉर कैपिटल गेन्स टैक्स. तो यहाँ पे व्हाट द डिपार्टमेंट और टैक्स ऑफिशियल विल ट्राई टू एस्टैब्लिश इज इंटेंशन आपका क्या है. अगर ये ancestral ज्वेलरी है, गोल्ड है, and if you can establish that this is being used in the family generations together, then it is a personal asset and it is not taxable. अगर अचानक आपको कहीं पे you found gold and आप उसको बेचने के लिए ट्राई कर रहे हैं, वैल्यू बढ़ गया अभी, and then you make a profit on that, वो टैक्सेबल हो जाएगा. बट ये हर एक टैक्स ऑफिशियल को पता नहीं होता, बिकॉज अंटिल एंड अनलेस द ट्रांजैक्शन इज डिस्क्लोज्ड टू द गवर्नमेंट. और ये डिस्क्लोज करना जरूरी है, करना चाहिए, ये आप सजेस्ट कर रहे हैं. बिल्कुल, ये करना जरूरी है. सुनील जी, बट नेट if it is a personal jewelry and then it is not taxable because it is not a capital asset. सुनील जी, हर महिला के मन में ये सवाल होता है, कितना गोल्ड वो अपने पास रख सकते हैं? इसकी कोई लिमिट है क्या? घर पे आप कितना गोल्ड रख सकते हैं? देखिए, गोल्ड कंट्रोल एक्ट हमारे देश में नहीं है, पहले कभी हुआ करता था. CBDT का एक सर्कुलर है, उसमें ये कहा था कि हर विवाहित महिला के पास 500 ग्राम, अविवाहित यानी बिटिया के पास में 250 ग्राम,
और पुरुष के पास में 100 ग्राम। अगर गोल्ड है तो हम उसको जब्त नहीं करेंगे रेड के दौरान में। इससे ज्यादा है तो आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि वो गोल्ड आपके पास कहां से आया। मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा, जहां आपको फोर फादर से गोल्ड मिलता है, यानी मान लो कोई दादी नानी से गोल्ड मिल गया, तो उसका क्या करें? तो आपको सबसे पहले तो एक फैमिली सेटलमेंट डीड आपके पास में जरूर होनी चाहिए। आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये गोल्ड मेरे पास में, जो मैंने लिमिट बताई है उसके अलावा अगर आपके पास गोल्ड है, तो या तो आपने परचेज किया तो उसके बिल्स प्रॉपर आपके पास में होने चाहिए। अगर आपको इनहेरिटेंस में मिला है, गिफ्ट में मिला है, शादी में मिला है, तो उसका एक एफिडेविट, उसकी एक इन्वेंट्री बनाकर, उसकी एक वैल्यूएशन रिपोर्ट बनाकर अपने पास में आपको रखनी पड़ेगी। और मैं थोड़ा डिफर करता हूं, ज्वेलरी की सेल पे हमेशा से लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको देना पड़ेगा। अब ये सरकार का नियम बहुत क्लियर हो चुका है कि जो डिस्प्यूट्स थे, जो ग्रे एरिया थे, वो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट ने क्लियर कर दिया कि ज्वेलरी आपकी पर्सनल असेट में नहीं आएगी। अब वो कैपिटल असेट है, उसको आपको कैपिटल गेन की तरह आपको टैक्स देना पड़ेगा। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में भी सरकार ने बड़ा क्लियर कर दिया है। लोगों को कंफ्यूजन होता है, जो लाइन है उस लाइन को खत्म कर दिया। ये कह दिया कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पे जो ब्याज आपको मिलेगा वो टैक्सेबल है, 2.5% का ब्याज सरकार आपको देती है। और 8 साल के बाद में रिडीम करेंगे जब आज पैसा आप सरकार से वापस लेंगे, गोल्ड के बदले गोल्ड लेंगे, तो वो टैक्स फ्री है। कैपिटल असेट की डेफिनेशन से उसको जब बाहर नहीं किया है, कैपिटल असेट है लेकिन उसको एग्जेम्पशन दी है। अगर 8 साल से पहले आप उसको ट्रेड करते हैं, बेच देते हैं, मार्केट में निकाल देते हैं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की बात मैं कर रहा हूं, तो उस पर आपको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना ही पड़ेगा। 36 मंथ का नियम लगेगा उस पे ये 12 महीने का नियम नहीं लगता है। 36 मंथ के बाद में वो लॉन्ग टर्म और उससे पहले उसमें शॉर्ट टर्म है। तो ये कंफ्यूजन भी दूर कर लीजिए कि सरकार बड़ी सख्त है और उनकी नजरों में है। 500, 250 ग्राम, 100 ग्राम का जो नियम है मैंने बताया था, उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ज्यादा है। और कई बार ये सवाल भी उठता है कि मान लीजिए गोल्ड में डायमंड है या और प्रीशियस मेटल है, तो 500 ग्राम का मतलब उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू से है। अब आप ये नहीं कह सकते जी 500 ग्राम के गोल्ड है और जो इसमें प्रीशियस स्टोन लगे हुए हैं, डायमंड लगे हुए अलग है, नहीं। इक्विवेलेंट वैल्यू की बात सरकार ने की है, सर्कुलर के माध्यम से है, एक्ट में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ, पर ये प्रथा बन चुकी है, ट्रेडिशन बन चुका है। तो महिलाएं ध्यान रखें और घर पे जो मेंबर है जिनके पास गोल्ड है वो ध्यान रखें कि एक परमिसिबल लिमिट तक तो आपसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। अगर उसके अलावा है तो फिर उस पर टैक्स लग सकता है। उससे जुड़े एफिडेविट डॉक्यूमेंट्स जो भी रिक्वायर्ड है वो अभी आपको सुनील जी बता भी रहे थे। मानो का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के